कैसी है ये दिल लगी पार्ट 18। दोस्तों, आज कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा मानती हूँ कि मैं सिर्फ एक राइटर नहीं हूँ, बल्कि मेरी कहानियाँ एक जरिया हैं आप सबसे जुड़ने का। सच कहूँ तो जब कोई राइटर अपने दिल का टुकड़ा कागज पर उतारता है तो वो बस यही उम्मीद करता है कि सुनने वाला उसे महसूस करे और अपनी राय दे। पिछले कुछ वक्त से जब आपके कमेंट्स कम हुए हैं तो दिल में एक सवाल जरूर आता है, क्या मेरी कहानी कहीं फीकी पड़ गई है या मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई है। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं होता, मेरे लिए मोटिवेशन होता है। जब मैं आपके प्यारे मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे नई कहानियाँ लिखने की हिम्मत मिलती है। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाती टाइम की कमी की वजह से, पर पढ़ती जरूर हूँ क्योंकि वही मेरी असली कमाई है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगे तो भी बताया कीजिए और अगर कोई कमी लगे तो वो भी हक से कहा कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर लिख सकूं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। और आज कार्तिक और धरा की कहानी का लास्ट पार्ट है, तो उम्मीद करती हूँ आप पूरा देखेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। अब आपको ज्यादा ना पकाते हुए कहानी शुरू करते हैं। कोर्ट रूम में बाहर का माहौल बहुत भारी था। चारों तरफ वकीलों की आवाजाही और कागजों की सरसराहट हो रही थी। धरा ने कार्तिक का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसके हाथ का पसीना कार्तिक की हथेलियों को भिगो रहा था। अंकित पास ही खड़ा होकर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। भले ही अंकित कोई वकील नहीं था, लेकिन उसने हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा करने में अपनी जान लगा दी थी। अंकित ने धीरे से धरा के पास आकर कहा, भाभी बिल्कुल मत डरना। जो लड़की मैथ्स के बड़े बड़े सवाल चुटकियों में हल कर सकती है और संस्कृत जैसे कठिन विषय में पूरे जिले में टॉप कर सकती है, उसके लिए इस दिनेश को मुजरिम साबित करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कार्तिक ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, जान भरोसा रखो खुद पर। धरा ने सर हाँ में हिलाया और कोर्ट के अंदर दाखिल हो गई थी। वहां की हवा में एक अजीब सी कड़वाहट थी। जैसे ही वे कोर्ट रूम के दरवाजे पर पहुंचे, सामने दिनेश खड़ा हुआ था। वह पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ढिठाई और घमंड था। धरा को देखते ही उसने एक कुटिल मुस्कान दी, जिसे देखकर धरा के कदम वहीं ठिठक गए थे। दिनेश को पूरा यकीन था कि आज उसका केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिनेश की वह घमंडी मुस्कान धरा के सीने में सुई की तरह चुभ रही थी। उसे याद आया कि कैसे यही शख्स सालों तक उसकी मासूमियत और डर का फायदा उठाता रहा था। लेकिन जैसे ही धरा के कदम डगमगाए, उसे अपनी कमर पर कार्तिक के हाथ का मजबूत सहारा महसूस हुआ। कार्तिक ने दिनेश की ओर एक ऐसी बर्फीली और खूंखार नजर डाली कि दिनेश के चेहरे की वो कुटिल मुस्कान हवा हो गई थी। कार्तिक ने झुककर धरा के कान में फुसफुसाया, आज ये मुस्कान उसकी आखिरी गलती होगी धरा। बस एक बार कटघरे में खड़े होकर उसकी आंखों में देखना, तुम्हें उसका डर साफ दिखाई देगा। कार्यवाही शुरू हुई। दिनेश के वकील ने बहुत ही चालाकी से बहस शुरू की, माय लॉर्ड, ये केस सरासर मनगढ़ंत है। मेरी मुवक्किल धरा एक कम पढ़ी लिखी साधारण सी लड़की है, जिसे उनके बिजनेसमैन पति ने ये सब बोलने के लिए सिखाया है ताकि वो अपने बिजनेस राइवल को बदनाम कर सके। पूरे जयपुर में कौन नहीं जानता जेके ग्रुप और सूर्य इंडस्ट्रीज की आपस की दुश्मनी के बारे में। जाहिर है मिस्टर कार्तिक अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इनके पास कोई सबूत है कि इन्हें नशा दिया गया था? धरा का खून खौल उठा था। उसने जज की इजाजत ली और कटघरे की लकड़ी को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई थी। उसकी आवाज में अब वो पुरानी थरथराहट नहीं थी। वकील साहब, धरा ने एकदम शुद्ध और स्पष्ट लहजे में कहा, शायद आपको गलत जानकारी मिली है। मैं सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं हूँ, बल्कि बोर्ड एग्जाम में जिला टॉपर रही हूँ। गणित मुझे हिसाब करना सिखाता है और संस्कृत मुझे अधर्म के खिलाफ लड़ने के संस्कार देती है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया था। दिनेश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर नशा देने और किडनैपिंग के जो आरोप लगाए गए हैं, उनका कोई ठोस आधार नहीं है। मिसेस धरा तो सुरक्षित हैं, उन्हें तो खरोंच तक नहीं आई थी। ये सब महज एक आपसी अनबन है। दिनेश के वकील ने बड़ी चालाकी से बातों को मरोड़ने की कोशिश की। धरा के वकील मिस रेणुका तुरंत अपनी जगह से उठी और गरजते हुए बोली, आपसी अनबन? माय लॉर्ड, अभियुक्त दिनेश ने न केवल मेरी क्लाइंट को नशीला पदार्थ दिया था, बल्कि उन्हें किडनैप कर उनकी जान लेने की कोशिश भी की थी। क्या हम तब तक इंतजार करते जब तक कि वे अपनी योजना में सफल हो जाता? शारीरिक जख्म तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना मेरी क्लाइंट ने सालों झेली है, उसका हिसाब कौन देगा? जज ने शांति से मिस रेणुका की बात सुनी और कहा, मिसेस धरा, आप अपनी बात रखिए। धरा की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, बोलो मेरी शेरनी। धरा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और वकील की आंखों में आंखें डालकर बोली, वकील साहब, पढ़ने लिखने से इंसान की समझ बढ़ती होगी, पर दर्द महसूस करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। उस रात जब मेरा गला घोटा जा रहा था, तब मुझे किसी ने नहीं सिखाया था कि कैसे बचना है।
दिनेश ने अपने दोस्तों के साथ मुझे ड्रिंक दी थी और मेरा अपहरण करने की कोशिश की थी। उस रात की कुछ फोटोज हैं मेरे पास, जिसे अक्सर दिनेश मुझे भेजकर ब्लैकमेल करता था। अंकित ने तुरंत मेज पर एक फाइल रखी। ये रहे वो सीसीटीवी फुटेज और फार्मेसी की रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि दिनेश ने वो नशीला पदार्थ खरीदा था। और ये रही वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें ये धरा भाभी को धमकी दे रहा था। दिनेश का वकील हड़बड़ा गया था। दिनेश के माथे पर अब पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसे अंदाजा नहीं था कि ये सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतनी तैयारी के साथ आएगी। सबूत और धरा की बेखौफ गवाही ने जज को फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया था। जज ने अपना पेन उठाया और कड़क आवाज में कहा, अभियुक्त दिनेश को नशा देने, अपहरण के प्रयास और हत्या की साजिश के जुर्म में 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही जज का हथौड़ा टेबल पर लगा, धरा की आंखों से जीत के आंसू छलक पड़े थे। दिनेश को जब पुलिस घसीटते हुए ले जाने लगी तो वो चीखता रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कोर्ट रूम के शोर में दब गई थी। कोर्ट के बाहर निकलते ही कार्तिक ने आओ देखा न था और सबके सामने धरा को अपनी बाहों में उठा लिया था और गोल गोल घुमाने लगा था। धरा की हंसी और उसकी सिसकियां एक साथ निकल रही थीं। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी काबिल पत्नी हो, कार्तिक ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। अंकित ने पीछे से ताली बजाते हुए कहा, भाभी, आज तो आपने मैथ्स के चैंपियन यानी कि कार्तिक भैया को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो घर चलिए, माँ, अंकल और प्रज्ञा पल के बिछाएं बैठी हैं। कोर्ट के बाहर वह सुनहरी धूप धरा के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसी थी। अंकित पास ही खड़ा ये सब देख तो रहा था। वह ऊपर से तो मुस्कुरा रहा था और तालियां बजा रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसकी नजर बार बार उस पुलिस वैन की तरफ जा रही थी जिसमें दिनेश के साथ साथ उसकी अपनी बहन अंतरा का भविष्य भी अंधेरे में जा रहा था। अंकित को अपनी बहन के किए पर गुस्सा तो था, पर आखिर वह उसका खून थी। अपनी बहन के घर को उजड़ते देखना उसके लिए आसान नहीं था। कार्तिक ने अंकित के चेहरे को गौर से देखा। वह अपने दोस्त की खामोशी को अच्छी तरह समझता था। कार्तिक ने धीरे से धरा को नीचे उतारा और अंकित के कंधे पर अपना हाथ रखा। कार्तिक ने बहुत ही शांत और सादे लहजे में कहा, अंकित, अपनी इस झूठी मुस्कान से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। मैं देख रहा हूँ कि तू अंदर ही अंदर टूट रहा है। अंकित ने अपनी नजरें झुका ली थी और भारी आवाज में बोला, भाई, जो गलत था उसे सजा मिली, मैं खुश हूँ, पर अंतरा मेरी बहन है। उसे इस हाल में देखकर दिल थोड़ा भारी हो रहा है। कार्तिक ने अंकित का कंधा दबाया और बड़े भाई की तरह कहा, सुन अंकित, मैं और धरा घर जा रहे हैं। माँ और प्रज्ञा हमारा इंतजार कर रही होंगी, पर तू अभी हमारे साथ घर मत चल। अंकित ने हैरान होकर कार्तिक को देखा। कार्तिक ने आगे कहा, तू जा और अंतरा से मिला, वह तेरी बहन है। बेशक तूने उसे और दिनेश को सजा दिलाने में अपनी जान लगा दी क्योंकि वह तेरा फर्ज था, पर इस वक्त उसे एक भाई की जरूरत है। धरा ने भी अंकित के पास आकर प्यार से कहा, अंकित भाई, कार्तिक जी सही कह रहे हैं। अंतरा ने जो किया वो गलत था, पर इस मुश्किल घड़ी में आप उनके पास होंगे तो उन्हें हिम्मत मिलेगी। आप जाइए, हम घर पर सब संभाल लेंगे। अंकित की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और कार्तिक का हाथ दबाकर शुक्रिया कहा। वह तुरंत उस तरफ भागा जहां पुलिस अंतरा को ले जा रही थी। कार्तिक और धरा उसे जाते हुए देखते रहे। कार्तिक ने धरा को अपने करीब खींचते हुए कहा, सच और रिश्तों के बीच की यह लड़ाई बहुत मुश्किल होती है धरा। अंकित ने आज सच को चुना है, पर उसे अपने रिश्तों का जख्म भरने के लिए समय चाहिए। धरा ने कार्तिक का हाथ थाम लिया था और बोली, आप बहुत अच्छे हैं कार्तिक जी, चलिए अब घर चलें, आज माँ बहुत खुश होंगी। कार्तिक ने मुस्कुराकर कार का दरवाजा खोला और दोनों घर की ओर निकल पड़े थे। जीत की गर्माहट अभी भी दोनों के बीच थी, लेकिन थकान धीरे धीरे मुस्कान में बदल रही थी। कार और सड़क की रफ्तार के साथ धरा के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। जीत की खुशी और कार्तिक की नजदीकी ने मिलकर उसके गालों पर गुलाबी रंगत बिखेर दी थी। धरा खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसका पूरा ध्यान बगल में बैठे कार्तिक पर था। कार्तिक ने गियर बदलते हुए तिरछी नजर से धरा को देखा। वह समझ गया था कि उसकी शेरनी अब फिर से सुईमी बन गई है। कार्तिक ने कार की रफ्तार थोड़ी धीमी की और अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर धरा की उलझी हुई बालों की लट को उसके कान के पीछे किया। उसका स्पर्श इतना गर्म और सेंसुअल था कि धरा के बदन में एक सिहरन दौड़ गई थी। क्या बात है धरा, कोर्ट में तो तुम दहाड़ रही थी और अब कार में बैठते ही अपनी पलकों से जमीन खोदने लगी हो। कार्तिक की आवाज में वह मखमली नशा था जो धरा को मदहोश कर देता था। धरा ने अपनी साड़ी का पल्लू उंगलियों में लपेटते हुए फुसफुसाकर कहा, वो कार्तिक जी सब देख रहे थे बाहर, तो देखने दो ना। कार्तिक थोड़ा और उसकी तरफ झुका। उसकी सांसें धरा के कान को छू रही थीं। अपनी पत्नी को प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं, और वैसे भी आज की रात का रिवॉर्ड अभी पेंडिंग है।
धरा ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह इतनी सिकुड़ गई थी जैसे कोई सिमटी हुई कली हो। तभी कार एक पार्क के पास से गुजरी जहाँ छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी किलकारियां सुनकर धरा का सारा संकोच गायब हो गया था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वह खिड़की से बाहर झांकने लगी थी। हो देखिए कार्तिक जी, वो छोटा वाला बच्चा कितना गोलू मोलू है, कैसे भाग रहा है। धरा बच्चों की तरह चहक उठी थी। कार्तिक ने कार रोकी और बड़े गौर से धरा के चेहरे की चमक को देखा। तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना धरा? धरा ने मासूमी से सिर हिलाया। हाँ, बच्चे तो सबको पसंद होते हैं, कितने प्यारे और सच्चे होते हैं ना। कार्तिक ने कार को पार्क के सामने ही रोक दिया था ताकि धरा बच्चों को खेलते हुए देख सके। धरा को मुस्कुराते हुए देख कार्तिक ने गंभीर लहजे में कहा, अगर तुम्हें बच्चे इतने ही पसंद हैं तो मैंने सोचा है कि हमारे घर में भी खूब सारे बच्चे होने चाहिए। धरा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली थी। वह उसकी और करीब आया और उसके बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया, क्या लगता है 40-50 बच्चों से काम चल जाएगा या मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी कि क्या? धरा जो भी बच्चों को देखकर खुश हो रही थी, कार्तिक की बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो एकदम शॉक हो गई थी। उसने घबराकर कार्तिक को देखा और अपने हाथों से हवा में कुछ जोड़ने लगी थी। 40-50? कार्तिक जी, आप पागल हो गए हैं क्या? इतने बच्चे, हम तो मर ही जाएंगे। 1 साल में 1 तो 50 साल, हे भगवान। धरा अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी कि 50 बच्चों के लिए उसे कितनी जिंदगी चाहिए होगी। उसकी मासूमियत और घबराहट देखकर कार्तिक की हंसी फूट पड़ी थी। वह अपनी सीट पर पीछे होकर जोर जोर से हंसने लगा था। धरा, तुम सच में बहुत बड़ी बुद्धू हो। कार्तिक ने हंसते हुए उसके गाल खींचे। धरा ने झल्ला कर कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? आपने ही तो कहा अभी। कार्तिक ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, अरे मेरी भोली पत्नी, मैं 50 बच्चों को जन्म देने की नहीं, तुम्हारे साथ खेलने के लिए ऑर्फनेज से बच्चे घर बुलाने की बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मैथ टॉपर वाला दिमाग यहाँ भी लगा दोगी। धरा को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने कार्तिक के सीने पर अपनी छोटी सी मुक्की मारी। धत, आप बहुत बुरे हैं, हमेशा हमें चिढ़ाते हैं। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। उसकी आंखों में अब गहरे प्यार की चमक थी। चिढ़ाता तो हूँ, पर प्यार भी तो सिर्फ तुमसे ही करता हूँ ना। धरा ने फिर से उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया था और कार फिर से घर की ओर बढ़ चली थी। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के पिछले दरवाजे पर अंकित पसीने से तरबतर और भारी दिल के साथ उस पुलिस वैन के पास जा पहुंचा था जहां अंतरा को ले जाया जा रहा था। अंकित की आंखों में अपनी बहन के लिए चिंता और अफसोस साफ झलक रहा था। उसे लगा था कि शायद जेल जाने से अंतरा का दिल पिघल गया होगा। जैसे ही अंकित अंतरा के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसने बहुत ही धीमे से आवाज दी, अंतरा दी। अंतरा जो हथकड़ियों में जकड़ी हुई थी, उसने सिर उठाकर अंकित को देखा, लेकिन उसकी आंखों में ना तो कोई पछतावा था और ना ही कोई आंसू। उसकी नजरों में वही पुरानी नफरत और जहर था। अंकित को देखते ही उसने अपनी नाक सिकोड़ी और जोर से हंसी दी। वाह, तो विभीषण को अपनी बहन की याद आ ही गई। अंतरा की आवाज में जहर घुला हुआ था। अंकित ने टूटे हुए स्वर में कहा, दी, जो गलत था उसको सजा तो मिलनी ही थी ना, पर यकीन मानिए मेरा दिल रो रहा है आपको इस हाल में देखकर। मैं अभी भी आपका भाई हूँ, मैं आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद। चुप रहो अंकित, अंतरा बीच में ही चिल्लाई। मदद? तू मेरी मदद करेगा? तू तो खुद अपनी पहचान खो चुका है। तूने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया उस छोटी सी मामूली लड़की के लिए। और किसके लिए? उस कार्तिक के लिए। अंतरा ने अंकित के करीब आकर नफरत से कहा, तुझे क्या लगता है अंकित, कार्तिक तुझे अपना भाई मानता है? नहीं, तो उसकी नजरों में एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसकी जी हुजूरी करता है, उसकी पत्नी की जासूसी करता है और बदले में वो तुझे 2-4 मीठे बोल बोल देता है। तो कार्तिक का पालतू है अंकित, जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल करता है और तू पूंछ हिलाते हुए उसके पीछे चल देता है। अंकित का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंतरा ने जलील करते हुए आगे कहा, देख लेना, जिस दिन तेरा इस्तेमाल खत्म हो जाएगा वह तुझे कचरे की तरह बाहर फेंक देगा। तू अपनी बहन को जेल भेजकर अपनी वफादारी साबित कर रहा है ना? जा जा और अपने मालिक के तलवे चाट। तू कभी भी कार्तिक की बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू गुलाम पैदा हुआ है और गुलाम ही मरेगा। पुलिस ने अंतरा को वैन के अंदर धकेला। वैन का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया था, लेकिन अंतरा के शब्द अंकित के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अंकित वहीं सड़क के बीचों बीच सुन खड़ा रह गया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच का साथ देने की कीमत इतनी कड़वी होगी।
रात के करीब 7 बज चुके थे। पूरा दिन जयपुर की गुलाबी सड़कों पर घूमने और जीत का जश्न मनाने के बाद सूरज ढलते ही कार्तिक और धरा की कार सूरी सदन के आलीशान गेट के अंदर दाखिल हुई। धरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में अब वह पुराना डर कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही दोनों ने घर के अंदर कदम रखा, प्रज्ञा ने दौड़कर धरा को अपने गले से लगा लिया था। सुनैना जी और अभिजीत जी भी हॉल में ही उनका इंतजार कर रहे थे। सुनैना जी ने आगे बढ़कर धरा की आरती उतारी और बड़े प्यार से उसके गाल चूमे। मुझे पता था मेरी बहू बहुत हिम्मत वाली है। आज तुमने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि इस घर की इज्जत भी बढ़ा दी है बेटा। अभिजीत जी के चेहरे पर भी एक गौरवपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने कार्तिक के कंधे को थपथपाया और फिर धरा की ओर देखकर बोले, बेटा आज तुमने कोर्ट में जो साहस दिखाया है उसने मेरा दिल जीत लिया है और अब से एक जिला टॉपर को घर की 4 दीवारी में और कैद नहीं रहना चाहिए। अभिजीत जी ने पास की मेज से एक फाइल उठाई और धरा की ओर बढ़ाई। धरा, तुम्हारी मैथ की काबिलियत और तुम्हारी समझ को देखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। मैंने तुम्हारा BBA में एडमिशन करा दिया है। धरा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। BBA? पर पापा जी हम। अभिजीत जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मेरी बहू जिला टॉपर है, उसे अब अपनी पहचान बनानी होगी। तुम BBA करोगी और उसके बाद MBA। मैं चाहता हूँ कि तुम कार्तिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को संभालो। मुझे तुमने एक बेहतरीन बिजनेस वूमेन दिखाई देती है। हमारे यहाँ बेटियों की इच्छाओं को दबाया नहीं जाता है। धरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ससुर जी से वह पहले इतना डरती थी वे उसके सपनों को उड़ान देने के लिए उसे मोटिवेट कर रहे हैं। उसने झुककर उनके पैर छुए। शुक्रिया पापा जी, हम पूरी मेहनत करेंगे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था, जिसे देख प्रज्ञा ने अपने पुरानी शरारती अंदाज में अपनी कमर पर हाथ रखा और मजाकिया लहजे में कहा, उफ, थैंक गॉड, कम से कम मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। सब उसकी ओर देखने लगे थे। प्रज्ञा ने आगे कहा, वरना भाई इस घर का तो हाल ही बुरा है। देखो तो चारों तरफ सिर्फ MBA टॉपर ही नजर आएंगे। प्रीति भाभी और रोहन भाई तो अभी कर ही रहे थे, अब हमारी मैथ्स टॉपर धरा भाभी भी मैदान में उतर गई हैं। बचकर रहिएगा कार्तिक भाई, आपकी कुर्सी को अब भाभी से खतरा है। प्रज्ञा की बात सुनकर पूरे हॉल में ठहाका गूंज उठा था। सुनैना जी हंसते हुए बोली, चलो अब सब अपनी डिग्रियों की बातें छोड़ो और हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर आओ। सब डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए थे, लेकिन कार्तिक ने धरा का हाथ धीरे से पकड़कर उसे रोका और बोला, तो अब मेरी पत्नी सिर्फ मेरी शेरनी ही नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर भी बनने वाली है। तैयार होना। धरा ने अपनी पलकें झुका ली थी और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप हमारे पीछे खड़े हैं हमें किसी से भी डर नहीं लगता। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियों को चूमा और दोनों एक साथ डाइनिंग के अंदर चले गए थे। डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक और खाना एक साथ चल रहा था। सब लोग धीरे धीरे अपने कमरों की तरफ बढ़ रहे थे कि कार्तिक ने गंभीर और बुलंद आवाज में कहा, 1 मिनट रुकिए आप सब, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। सबके कदम वहीं ठहर गए थे। कार्तिक ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्रीति भी इस परिवार का हिस्सा है और वो अभी नीचे नहीं आ सकती, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात सबके सामने हो। आप सब चलिए, हम प्रीति के कमरे में ही बैठकर बात करते हैं। कार्तिक धरा को कमरे में आने का इशारा करके सीढ़ियों की तरफ चला गया था। कार्तिक के लहजे में जो ठहराव था उसे सुनकर प्रज्ञा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो तुरंत समझ गई थी कि भाई अब उसके और अंकित के रिश्ते की बात छेड़ने वाले हैं। प्रज्ञा के चेहरे पर एक गहरी लाली छा गई थी और उसने अपनी नजरें झुका ली थी। वो वहीं खड़े खड़े अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी और शर्म से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। रोहन, जो प्रज्ञा के बिल्कुल बगल में खड़ा था, उसने जब प्रज्ञा का ये हाल देखा तो वो चौंक गया था। उसने तुरंत प्रज्ञा के माथे पर हाथ रखा और घबराकर पूछा, अरे तुझे क्या हुआ है प्रज्ञा? तबीयत तो ठीक है ना? तेरा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ रहा है? कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया? रोहन की आवाज सुनकर पूरे हॉल में खलबली मच गई थी। प्रज्ञा घर की लाडली थी और सबकी जान उसमें बसती थी। सुनैना जी और अभिजीत जी तो घबराकर सोफे से ही खड़े हो गए थे। बेटा क्या हुआ, दिखा मुझे। सुनैना जी बदहवास होकर उसकी तरफ भागी। अभी तो तू ठीक थी, अचानक ये क्या हो गया? अभिजीत जी भी चिंता में डूब गए थे। अभी सब लोग प्रज्ञा को घेर कर उसकी फिक्र कर ही रहे थे कि तभी अंकित ने सूरी सदन के अंदर कदम रखा। घर के अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसे लगा शायद कोर्ट वाली बात को लेकर कोई अनहोनी हो गई है। अंकित भागता हुआ भीड़ को चीरकर सीधा प्रज्ञा के पास पहुंचा। अंकित का चेहरा सफेद पड़ चुका था
उसने बिना सोचे समझे प्रज्ञा का हाथ थामने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या हुआ प्रज्ञा? तुम ठीक तो हो? कोई दिक्कत है क्या? अंकित को इतने करीब और इतने परेशान देखकर प्रज्ञा का शर्म के मारे बुरा हाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे बताए कि उसे बुखार नहीं बल्कि शर्म आ रही है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। कार्तिक, जो सीढ़ियों के ऊपर से ये सारा ड्रामा देख रहा था, उसने अपना सिर पकड़ लिया था। एक गहरी सांस लेकर उसने सीढ़ियों से उतरते हुए हाथ के इशारे से सबको शांत किया। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वह शरारत अभी भी बाकी थी। कार्तिक ने पास आकर प्रज्ञा के सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, प्रज्ञा, तुम अभी अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम करो। बाकी सब लोग चलिए, प्रीति के कमरे में चलते हैं। प्रज्ञा ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुकाए तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ लगा दी थी। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। बाकी सब लोग उलझन और चिंता में कार्तिक के पीछे पीछे प्रीति के कमरे में आ गए थे। प्रीति अपने बेड पर बैठी थी और सबको अचानक अपने कमरे में देखकर हैरान थी। जैसे ही सब लोग बैठ गए थे, कार्तिक ने अंकित की ओर देखा, जो अभी थोड़ा सहमा हुआ खड़ा था। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और अभिजीत जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा, मैं आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा हूँ। अंकित का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है और उसे मैंने हमेशा अपने भाई की तरह माना है। आज मैं अपने इस भाई के लिए आपकी बेटी प्रज्ञा का हाथ मांगना चाहता हूँ। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। अभिजीत जी और सुनैना जी के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिख रहे थे। अभिजीत जी थोड़े शॉक्ड थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कार्तिक अचानक ऐसा कुछ कहेगा। सुनैना जी का चेहरा भी अभी थोड़ा घबराया हुआ था। उन्होंने अंकित को हमेशा कार्तिक की परछाई और अपने बेटे जैसा समझा था, लेकिन उसे दामाद के रूप में देखना उनके लिए एकदम नया था। उन्होंने माहौल की गंभीरता को समझा और सुनैना जी का हाथ थामते हुए धीरे से कहा, माँ जी, अंकित जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे कार्तिक जी मेरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही अंकित जी भी प्रज्ञा को बहुत खुश रखेंगे। मैंने उनकी आंखों में प्रज्ञा के लिए वो प्यार और परवाह देखी है जो एक अच्छे पति में होनी चाहिए। अभिजीत जी कुछ देर तक तो खामोश रहे, शायद अपने दिमाग में नफा नुकसान तोल रहे थे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, कार्तिक, तुमने अगर अंकित को प्रज्ञा के लिए चुना है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे अंकित में कोई बुराई नहीं दिखती, लड़का हीरा है। पर एक बार प्रज्ञा की राय जान लेना भी जरूरी है। तभी सुनैना जी, जो अब तक थोड़ी असहज थी, मुस्कुराते हुए बोली, अंकित बहुत अच्छा लड़का है और अगर उसकी शादी प्रज्ञा से हो जाए तो एक फायदा यह भी है कि वो हमारे साथ हमारे घर में ही रह सकता है। प्रज्ञा हमारी आंखों के सामने रहेगी। कार्तिक ने तुरंत बात काटी और संजीदगी से बोला, माँ, अंकित बहुत खुददार लड़का है। वो कभी घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। वो अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाएगा और हमारी प्रज्ञा को उसमें रानी की तरह रखेगा। हमें उसकी खुददारी का सम्मान करना होगा। फिर कार्तिक ने रोहन और प्रीति की तरफ मुड़कर पूछा, बताओ रोहन और प्रीति, तुम दोनों की क्या राय है? आखिर तुम भी इस घर के बड़े हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए अंकित के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, अंकित से बेहतर प्रज्ञा के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं इसके हक में हूँ। प्रीति ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जी कार्तिक भाई, प्रज्ञा अंकित के साथ बहुत खुश रहेगी। धरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई थी। उसने ताली बजाते हुए खुशी से कहा, मतलब रिश्ता सबको मंजूर है? रुकिए, मैं अभी रसोई से कुछ मीठा लेकर आती हूँ। आज तो सबका मुंह मीठा होना ही चाहिए। धरा की बात सुनकर कमरे का सारा तनाव खत्म हो गया था और सब लोग हंसने लगे थे। सुनैना जी ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी थी, जिससे अंकित के दिल का बोझ हल्का हो गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा अपने कमरे में पागलों की तरह यहाँ वहां टहल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर जुबान पर बस भगवान का नाम था। उसने हाथ जोड़कर खिड़की की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, प्लीज भगवान जी, मेरे 16 सोमवारों की लाज रख लेना। मैंने सच्चे मन से व्रत किए हैं। बस मम्मी पापा हाँ कर दें, वरना मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी अंकित के बिना। प्लीज अंकित जी को मेरा बना दो। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। प्रज्ञा हड़बड़ा गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और दुपट्टा ठीक करते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अंकित खड़ा था। वह चुपचाप सर झुकाए हुए था और उसकी आंखें नम थीं। उसे इस हाल में देखकर प्रज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे लगा कि शायद बात बिगड़ गई है। अंकित, प्रज्ञा की आवाज कांप गई थी। क्या हुआ? मम्मी पापा
उन्होंने मना कर दिया? अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस वैसी ही रुआसी आंखों से उसे देखता रहा था। प्रज्ञा को लगा कि उसका डर सच हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बदहवास होकर बोली, आप रोइए मत अंकित, मैं अभी पापा के पास जाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनके पैर पड़ूंगी, मैं साफ कह दूंगी कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। वो मेरी बात कभी नहीं टालते, आप देखिएगा वो मान जाएंगे। प्रज्ञा रोते हुए कमरे से बाहर भागने ही वाली थी कि अंकित ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अंकित ने उसे अपनी ओर खींचा और धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, मिस ड्रामेबाज, जाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये खुशी के आंसू हैं, पापा मान गए हैं। प्रज्ञा एकदम से छिटक गई थी, उसके आंसू वहीं रुक गए और उसने फटी फटी आंखों से अंकित को देखा। सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे? अंकित ने उस आंसू पहुंचते हुए कहा, सच में, तुम्हारे 16 सोमवार काम कर गए थे, अब तुम ऑफिशियल तौर पर मेरी होने वाली मिसेज हो। प्रज्ञा की घबराहट पल भर में खत्म हो गई थी। उसने शर्माकर अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर से रोए। अंकित ने धीरे से प्रज्ञा की हथेलियों को उसके चेहरे से हटाया। प्रज्ञा की आंखें अब भी शर्म से झुकी हुई थीं। अंकित ने झुककर बहुत ही कोमलता से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे। प्रज्ञा का पूरा वजूद इस छुअन से सिहर उठा था। अंकित ने पीछे हटकर अपना अंगूठा प्रज्ञा के कांपते होठों पर रखा और बहुत ही गहरी आवाज में कहा, वाकई इन पर हक सिर्फ शादी के बाद ही होगा। प्रज्ञा ने घबराकर अपनी पलकें मूंद ली थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर धरा की आवाज गूंजी, अरे वाह, यहाँ तो मिठाई से पहले ही प्यार बट रहा है। दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हुए थे। धरा हाथ में चांदी की थाली लिए अंदर आई और शरारत से मुस्कुराते हुए प्रज्ञा का मुंह मीठा कराया। बधाई हो प्रज्ञा दी, अब जल्दी से घर की दुल्हन बनने की तैयारी करो। धरा की बात सुनकर सब हंसने लगे थे। 5 साल बाद वक्त पंख लगाकर उड़ गया था। 5 साल बीत चुके थे और सूरी सदन की दीवारें बच्चों की किलकारियों से गूंजती थीं। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। रोहन और प्रीति की जिंदगी खुशियों से लबालब थी। उनकी 2 प्यारी बेटियां थीं। बड़ी बेटी आन्या जो 5 साल की होने वाली थी और पूरे घर पर राज करती थी, और छोटी बेटी पीहू 2 साल की जो अब भी लड़खड़ाकर चलना सीख रही थी। रोहन अब एक मंझा हुआ बिजनेसमैन बन चुका था और प्रीति एक समझदार माँ। वह रोहन के साथ बिजनेस में भी हेल्प करती थी। प्रज्ञा और अंकित की जोड़ी भी मिसाल बन चुकी थी। उनका एक प्यारा सा 1 साल का बेटा था प्रतीक। अंकित ने अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई थी और प्रज्ञा अपनी डिजाइनिंग और बच्चे की भी तालमेल बिठाकर बहुत खुश थी। लेकिन सूरी सदन के एक कोने में एक कमरा ऐसा भी था जहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। धरा और कार्तिक की जिंदगी इन सबसे बिल्कुल उलट थी। 5 साल पहले जिस धरा ने MBA टॉपर बनने और कार्तिक का हाथ बटाने का सपना देखा था, आज उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। कार्तिक और धरा के बीच आज भी बेपनाह प्यार था, शायद पहले से कहीं ज्यादा। पर उनकी गोद अभी भी सोनी थी। पूरे घर में बच्चों का शोर होता था, पर धरा जब अपने कमरे में जाती तो उसे वे खालीपन काटने को दौड़ता था। कार्तिक जो कभी बेहद जिंदा दिल और शरारती हुआ करता था, अब धरा के सामने अपनी भावनाओं को दबा कर रखता था ताकि उसे कमजोर न पड़ने दे। पर अकेले में वह भी उन 40-50 बच्चों वाले मजाक को याद कर तड़प उठता था जो उसने कभी कार में धरा से किया था। एक तरफ पूरा परिवार भरा पूरा था और दूसरी तरफ धरा और कार्तिक जो दुनिया की हर सुख सुविधा होने के बाद भी एक एहसास के लिए तरस रहे थे। आज सूरी सदन का हॉल गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। धरा सुबह से ही दौड़ भाग कर रही थी क्योंकि आज प्रीति की छोटी बेटी पीहू का दूसरा जन्मदिन था। धरा अपनी सूनी गोद के दर्द को भुलाकर पीहू के लिए ढेर सारे खिलौने और सुंदर कपड़े लेकर आई थी। उसके चेहरे पर एक फीकी ही सही पर प्यारी मुस्कान थी। जैसे ही सजावट पूरी हुई, धरा खुशी खुशी प्रीति को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा, अंदर से आती आवाजों ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। अंदर रोहन प्रीति से जोर जोर से कह रहा था, प्रीति, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर इस बर्थडे की तैयारी धरा भाभी ने की है तो मुझे ये जन्मदिन नहीं मनाना। मैं नहीं चाहता कि उनकी मनहूसियत का साया मेरी बेटियों पर पड़े। धरा के हाथ से खिलौनों का डिब्बा छूटते छूटते बचा था। उसकी आंखों में पल भर में आंसू भर आए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस प्रीति को उसने हमेशा अपनी सगी बहन माना है, फिर रोहन उससे इतनी नफरत क्यों करता है।
तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और रोहन बाहर निकला। धरा को सामने खड़ा देख रोहन के चेहरे पर नफरत और कड़वाहट के भाव और गहरे हो गए थे। उसने धरा को उसी पुरानी नफरत भरी नजर से घूरा जिससे धरा अक्सर डर जाया करती थी। आज धरा से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और हिम्मत करके रोहन का रास्ता रोक लिया था। जीजू रुकिए। धरा की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। पिछले 5 सालों से मैं आपकी नफरत भरी नजरों को झेल रही हूँ। आखिर मेरी खता क्या है? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? रोहन रुका। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई थी। उसने धरा के करीब आकर दबी हुई आवाज में कहा, आप अच्छे से जानती हैं धरा, मैं आपसे नफरत क्यों करता हूँ। क्या भूल गई हैं आप? शादी से पहले आपने ही प्रीति को मुझसे मिलने से रोकने के लिए घर में उसकी शिकायत की थी। याद तो होगा ना आपको? धरा ने हाँ में सिर हिलाया। वह कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन रोहन ने उसे बीच में ही टोक दिया था। आपको पता भी है उस दिन क्या हुआ था? आपकी उस शिकायत की वजह से प्रीति डर गई थी और जब वो छुपकर मुझसे मिलने आ रही थी तो उसी घबराहट में उसका एक्सीडेंट हो गया था। और उस एक दिन में प्रीति को मेरे लिए तड़पते देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी थी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। बस इसीलिए आप मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं हैं। और आपके घर में अगर मैंने प्रीति के लिए रिश्ता नहीं भेजा होता तो आप लोग मेरी प्रीति की शादी कहीं और करा देते। रोहन ने नफरत से धरा की ओर देखा और कंधे से झटका देते हुए बोला, अब हटिए मेरे रास्ते से। मेरी बेटियों से दूर रहा कीजिए। आपकी परछाई भी उनके लिए अच्छी नहीं है। रोहन पैर पटकता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया था। धरा वहीं पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई थी। उसे वे पुरानी घटना याद आने लगी थी जब उसने सिर्फ प्रीति की भलाई के लिए घर में बात की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका एक छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी में नफरत का जहर घोल देगा। धरा ने कांपते हाथों से पास की दीवार का सहारा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सफाई कैसे दे, क्योंकि सच तो ये था कि उस दिन प्रीति घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसके ताया जी कभी लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे और उसके पापा राधेश्याम जी ने वचन दिया था बड़े भाई को कि वो प्रीति को पढ़ने से न रोके जैसे उन्होंने धरा को रोका है। वो प्रीति की शादी उनकी पसंद के लड़के से ही करेंगे। रोहन की बातें धरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उधर रही थी। वह चीखकर सच बताना चाहती थी। उसने शिकायत नफरत में नहीं बल्कि प्रीति को घर से भागने जैसी बड़ी गलती से बचाने के लिए की थी। वह जानती थी कि अगर उस दिन प्रीति भाग जाती तो राधेश्याम जी अपने बड़े भाई को दिया वचन कभी पूरा नहीं कर पाते और पूरा परिवार बिखर जाता। पर आज सारा इल्जाम धरा के सिर पर था। धरा ने अपनी सिसकियां रोकी और दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर चल दी थी। कमरे के अंदर कार्तिक आईने के सामने खड़ा अपनी नीली शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वह काफी खुश था क्योंकि आज घर में खुशियों का माहौल था। जैसे ही उसने आईने में धरा का अक्स देखा वह मुस्कुरा उठा था। अरे मेरी बिजनेस पार्टनर आ गई। कैसी हुई डेकोरेशन? पीहू को पसंद आई ना? कार्तिक ने चहकते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर जैसे ही उसकी नजर धरा पर पड़ी उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। धरा का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। क्या हुआ जान, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कार्तिक तेजी से उसके पास आया और उसके ठंडे पड़ चुके हाथों को थाम लिया था। धरा ने अपनी पलकें झुका ली ताकि कार्तिक उसकी आंखों में छिपे दर्द को न पढ़ ले। उसने कांपती आवाज में कहा, वो कुछ नहीं कार्तिक जी, पता नहीं अचानक क्या हुआ, हमारा सर बहुत तेज फटने लगा, हमें चक्कर आ रहे हैं। कार्तिक का दिल बैठ गया था। उसने बिना एक पल की देरी किए धरा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। धरा ने घबराकर उसके गले में हाथ डाल दिए थे। कार्तिक ने उसे बहुत ही कोमलता से बेड पर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गया था। धरा, तुम बहुत पीली दिख रही हो, रुको मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। कार्तिक ने अपना फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि धरा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। नहीं कार्तिक जी प्लीज, आज पीहू का जन्मदिन है, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे होंगे। अगर डॉक्टर आए तो सब परेशान हो जाएंगे और फंक्शन का मजा खराब हो जाएगा। धरा ने जोर देकर कहा। कार्तिक ने चिंता से उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है धरा। धरा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम बस थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे।
आप जाइए ना नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। कार्तिक ने उसे कंबल उड़ाया और उसके माथे को चूमा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम सो जाओ। मैं यही तुम्हारे पास बैठा हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं होती मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। दरा ने अपनी आंखें मूंद ली थी, पर उसकी आंखों के कोने से एक आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हो गया था। कार्तिक कुछ देर तक दरा के पास ही बैठा रहा, पर सुनैना जी बार बार बुलाने आ रही थी। आखिर माँ के बहुत समझाने और धरा के बार बार कहने पर कार्तिक भारी मन से नीचे पार्टी में चला गया था। नीचे पार्टी का शोर था, बच्चों की किलकारियां थीं और सब लोग पीहू का जन्मदिन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कार्तिक का मन तो ऊपर के कमरे में अटका हुआ था। वो सबके बीच होकर भी अकेला महसूस कर रहा था। उसे रह रहकर धरा का वो पीला पड़ा चेहरा याद आ रहा था। जैसे ही पार्टी खत्म हुई और मेहमान विदा हुए, कार्तिक बिना एक पल गवाए तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर आ गया था। कार्तिक ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने सोचा था कि धरा सो रही होगी, पर नजारा कुछ और ही था। धरा बेड पर बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ बहुत गौर से पढ़ रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में कार्तिक ने देखा कि धरा की आंखों से लगातार आंसू बहकर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर गिर रहे थे। कार्तिक चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। उसने देखा कि धरा इंटरनेट पर रिसर्च कर रही थी, पीसीओडी के साथ गर्भ धारण कैसे करें, क्या पीसीओडी वाली महिलाएं कभी मां बन सकती हैं। यह देखकर कार्तिक हैरान रह गया था। यह पहली बार नहीं था कि धरा इस तरह से मोबाइल पर रिसर्च करते हुए रो रही थी। पिछले 4 साल से उसकी यही हालत थी। कार्तिक ने झटके से धरा के हाथ से मोबाइल छीन लिया था और उसे एक तरफ रख दिया था। क्या कर रही हो तुम धरा, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो। कार्तिक की आवाज में दर्द और फिक्र दोनों थे। धरा ने जैसे ही कार्तिक को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज उठी थी। कार्तिक जी, हम कभी आपको पिता बनने का सुख नहीं दे पाएंगे। क्या कमी है हम में। इंटरनेट पर लिखा है कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं सबके, तो फिर हम क्यों नहीं, क्या हम कभी मां नहीं बन पाएंगे। कार्तिक ने तड़प कर धरा को अपने सीने से लगा लिया था। वह उसे इतनी जोर से भींच लेना चाहता था कि उसका सारा दर्द कार्तिक के अंदर समा जाए। मेरी जान, ऐसे नहीं रोते, इधर देखो मेरी तरफ। कार्तिक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे लिए वो हर मन्नत मांगी है जो एक इंसान मांग सकता है। मैं हर मंदिर गया, हर जगह माथा टेका है तुम्हारे लिए, देश विदेश और बेस्ट डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया है, पर अगर जवाब ना है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। कार्तिक के गले में भी आंसू फंस रहे थे। वह खुद को संभालते हुए बोला, क्या एक बच्चे के बिना हमारा प्यार अधूरा है। देखो, घर में आमिया है, पीहू है और अंकित प्रज्ञा का छोटा प्रतीक भी तो है। वो सब हमारे ही तो बच्चे हैं ना। मुझे नहीं चाहिए कोई और, अगर उसके बदले मुझे तुम्हें ऐसे टूटते हुए देखना पड़े। धरा ने सिसकते हुए कहा, पर प्रीति दीदी और रोहन जीजू तो अगले साल लंदन शिफ्ट हो जाएंगे और प्रज्ञा दी तो कभी कभी घर आती है ना, हम तो अधूरे ही हैं ना। धरा, तुम किसकी बातों पर ध्यान दे रही हो। कार्तिक ने थोड़ा सख्ती से कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा गुरूर हो। अगर भगवान ने हमारी झोली में अपना बच्चा नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अधूरी हो। कार्तिक ने धरा के माथे पर किस किया, जैसे वह उसे यकीन दिला रहा हो कि वह जैसी भी है कार्तिक के लिए पूरी दुनिया है। धरा का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। कार्तिक उसे अपनी बाहों में भरकर समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक धरा का शरीर ढीला पड़ गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी और कार्तिक के कंधों पर ही बेहोश हो गई थी। धरा, धरा, आंखें खोलो जान। कार्तिक बुरी तरह कांप गया था। उसने धरा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई थी। कार्तिक का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने तुरंत धरा को अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी को कुछ बताए कार की चाबी उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने धरा को चेकअप के लिए अंदर लिया। कार्तिक बाहर कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसे रह रहकर वही पीसीओडी वाली बात और धरा का रोना याद आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कार्तिक लपक कर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है, उसे क्या हुआ है।
डॉक्टर ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर सूरी। आपकी पत्नी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। असल में शी इज एक्सपेक्टिंग, वह माँ बनने वाली है। कार्तिक एकदम सन रह गया था। उसके कानों में जैसे कोई मधुर संगीत बजने लगा था, पर दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। मतलब डॉक्टर, आप क्या कह रही हैं? वह पीसीओडी और आपने तो कहा था कि कोई चांस नहीं है। डॉक्टर हंसी और बोली, मतलब ये कि आप पिता बनने वाले हैं मिस्टर सूरी। चांस तो नहीं थे, पर मेडिकल फील्ड में भी कभी कभी मिरेकल हो जाते हैं। कार्तिक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वह सीधा कमरे के अंदर गया जहां धरा अभी बेहोश लेटी थी। उसने उसका हाथ थाम लिया था और उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, जान, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। तुम अधूरी नहीं हो धरा, तुम पूरी हो। और उसे सीने से लगा लिया था। अगली सुबह जब धरा को होश आया तो कार्तिक ने उसे खुशखबरी दी। धरा की आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने दोबारा चेकअप और सोनोग्राफी के लिए उसे बुलाया था। सोनोग्राफी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर की आंखें चमक उठी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए धरा की ओर देखा और कहा, कांग्रेचुलेशन मिसेस सूरी, आपके यहाँ सिर्फ एक मेहमान नहीं आ रहा, यू हैव ट्रिपलेट्स। धरा और कार्तिक दोनों के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव थे। धरा ने बहुत ही मासूमियत से क्यूटली अपनी उंगलियां दिखाते हुए पूछा, ट्रिपलेट्स मतलब इतने सारे, 3 बच्चे एक साथ? कार्तिक, जो पूरी तरह से अपनी पुरानी शरारती फॉर्म में वापस आ चुका था, उसने धरा का हाथ दबाया और उसे छेड़ते हुए कान में कहा, देख लो धरा, मैंने कहा था ना मैं मैथ में चैंपियन हूँ। अगर इस रफ्तार से बचे हुए तो तुम्हारे उस 50 बच्चों वाले हिसाब को पूरा करने में हमें ज्यादा साल नहीं लगेंगे। अब बताओ, ज्यादा मेहनत की जरूरत है क्या? धरा, जो अभी तक हैरानी में थी, कार्तिक की बात सुनकर शर्म से लाल हो गई थी। उसने धीरे से उसे अपनी कोहनी मारी और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया था। उसकी सूनी गोद को भगवान ने एक साथ 3 खुशियों से भर दिया था। 10 महीने गुजर गए थे। सूरी सदन की फिजा ही बदल गई थी। जिस घर के एक कोने में कभी सन्नाटा हुआ करता था, आज वहां 24 घंटे नन्ही मुन्नों की आवाजें गूंजती थी। धरा बेड पर बड़े बड़े तकियों के सहारे बैठी थी। उसका चेहरा मां बनने के बाद और भी ज्यादा निखर गया था। वह बेहद क्यूट लग रही थी। आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसके पास ही कार्तिक बेड पर बैठा हुआ था और उसके आसपास 3 छोटी छोटी जान बसी हुई थी। कार्तिक की हालत देखने लायक थी। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ा रखी थी। एक हाथ से वह अपने एक बेटे को दूध की बोतल पिलाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरे हाथ से अपनी नन्ही बेटी के पालने को झुला रहा था। तीसरा बेटा उसके पैर के पास लेटा हुआ था। उसकी उंगली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। देखो ना, यह अथर्व बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है, बोतल पकड़ने को तैयार ही नहीं है, कार्तिक ने हंसते हुए शिकायत की। धरा मुस्कुराई और प्यार से बोली, और हमारी गुड़िया रानी आराध्या, वो तो बिल्कुल शांत है पापा की तरह। कार्तिक ने आराध्या को गोद में उठाया और उसके छोटे से माथे को चूमा। हाँ, मेरी आराध्या तो मेरी जान है। और ये हमारे छोटे नवाब आयान, ये तो अभी से मैथ के प्रोफेसर लग रहा है। देखो कैसे गौर से कैलकुलेटर को देख रहा है। अथर्व बड़ा बेटा जो थोड़ा नटखट था, आयान छोटा बेटा जो बहुत शांत और मासूम था, आराध्या नन्ही परी जो कार्तिक की लाडली थी। कार्तिक ने बच्चों को संभालते हुए धरा की ओर देखा और चुटकी लेते हुए कहा, वैसे मिसेस सूरी, 3 तो आ गए हैं, हिसाब याद है ना? अभी 47 और बाकी हैं। क्या इरादा है? मैथ के प्रोफेसर की कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। धरा ने तकिया उठाकर कार्तिक की ओर धीरे से फेंका और शर्माते हुए बोली, आप कभी नहीं सुधरेंगे। धरा ने आंखें घुमाई, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि ये शरारतें अब उसे डराती नहीं थी। धरा ने क्यूटली थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, अब इन तीनों को संभालिए वरना मम्मी जी को बुला लूंगी मैं। कार्तिक ने हंसते हुए तीनों बच्चों को अपने करीब समेटा। अब मम्मी जी को बुलाने की जरूरत नहीं है जान, इन तीनों खुशियों ने मेरी जिंदगी पूरी कर दी है और अब इनके साथ मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। पूरा कमरा बच्चों की मासूम किलकारियों और कार्तिक धरा की हंसी से भर गया था। रोहन ने भी प्रीति के सच बताने के बाद धरा के लिए अपनी दिल की कड़वाहट खत्म कर दी थी। सूरी सदन में अब सिर्फ खुशियों का बसेरा था। दी एंड। दोस्तों, इस कहानी से मैंने ये सीखा, परफेक्ट परिवार वह नहीं होता जिसमें सब कुछ सही हो, बल्कि वो होता है जहाँ सब एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ खड़े हों और खुशियाँ बांटें। आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like, comment and share this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.